हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको गाड़ी खरीदते समय क्या क्या जो है वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए। क्योंकि जब आप शोरूम में जाते हैं तो हम जो भी गाड़ी लेने जाते हैं तो जो भी सेल्समैन होता है वो बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट गिनाते गिनाते थकता नहीं है। कभी वो उसके नेगेटिव पॉइंट नहीं गिनाता है, चाहे वो गाड़ी कभी पुरानी गाड़ी है या पुरानी टाइम बहुत पहले से मैन्युफैक्चर होती आ रही है, या फिर कोई नया मॉडल है जैसे टियागो हो गया। या फिर तो जब आप गाड़ी खरीदते चाहते हैं तो मेनली दो तीन तरीके से आप गाड़ी खरीदें। एक तो आप या तो फिर नई गाड़ी खरीदने जाओगे बिल्कुल न्यू वन, या तो जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट मार्केट में आ रही है, या फिर दूसरी जो काफ़ी पहले से मार्केट में आ रही है पर आप वो नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो। तीसरा, या फिर आप जैसे अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी ट्रू वैल्यू में बेचकर शोरूम में जाओगे और उसके बिहाफ पर उसके परचेज़ करके उसके और पैसे देकर जो है वो गाड़ी खरीद के लाओगे। तो तीन तरह से। तो पहली बात करता हूँ कि जो जो काफ़ी पहले से मैन्युफैक्चर गाड़ी होती आ रही है, तो जैसे अल्टो हो गई, अल्टो के 10 या इस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो, तो आप अगर उनको खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले जैसे आप शोरूम में जाते हो तो एकदम से वहाँ पे जाकर इंटरेस्ट मत शो करिए। तो इंटरेस्ट शो करने से क्या होता है कि सेल्समैन आपको एकदम से समझ लेता है कि ये जो है वो इंटरेस्टेड है और ये खरीदेगा ही गाड़ी। तो वो आपको अलग से कई सारी चीज़ें जो है साथ में बता देता है कि हाँ ये भी करवाओ, वो भी करवाओ, टेफ्लॉन कोटिंग करवा लो, अंडर बॉडी कोटिंग करवा लो, आपको इसके साथ 20,000 के फ़ायदे हैं, 30,000 के फ़ायदे हैं। तो इस तरह से तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप जैसे ही शोरूम में जाते हो तो वहाँ पर एकदम से अपना इंटरेस्ट शो मत करिए और सेल्समैन से पहले उसके बारे में पूछिए, उसकी गाड़ी के बारे में। और जैसे ही वो प्लस पॉइंट बताने लगेगा तो आप उसके साथ कुछ उसको नेगेटिव पॉइंट भी उसमें शो करिए कि हाँ ये चीज़ नहीं है गाड़ी में, या इस तरह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, या इस तरह से ये चीज़ की कमी है इतने प्राइस में। तो थोड़ा सा उसको उस लेवल पर लाइए कि हाँ वो उस लेवल पर बात करे। नहीं तो वो एकदम से वो आपको एकदम से उसको मतलब आपको ग्रिप करने की कोशिश करेगा। तो सेकेंडली जैसे ही आप फिर जैसे ही आप वो उसको परचेज़ करने के लिए कहोगे तो आप उसको बोलो कि हाँ अगर आपका ये गाड़ी पड़ी हुई है या आपके पास ये गाड़ी है तो मैं गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो आप इसमें कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग मीन्स कि आप वैसे सब्जी मंडी वाला बार्गेनिंग मत बोलिए। आप छोटा मोटा जैसे थोड़ा 5-10 हज़ार, 12,000, 15,000 तक जो है वो आपसे उससे नेगोशिएट कर सकते हो। और वो तब होता है, ये इसका भी एक टाइम होता है, जब जब आप मंथ के स्टार्टिंग में ना जाकर आप मंथ के एंड में अगर आप परचेस गाड़ी करना चाहें तो सबसे बेस्ट टाइम है वो। इसलिए क्योंकि मंथ के एंड में जो भी सेल्स टीम होती है वहाँ शोरूम की, या मैनेजर है या सेल्स पर्सन है, उनको क्या होता है अपना टारगेट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और वो टारगेट उनको एनी हाउ पूरा करना पड़ता है। तभी वो उनका प्रॉफिट रहता है उस चीज़ में। तो टारगेट पूरा करने के लिए जैसे बाकी जो भी गाड़ियाँ वो बेचते हैं वो उनको मार्जिन होता है उन पे, तभी तो वो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, अदरवाइज़ क्यों बेचेंगे। तो उनको मार्जिन होता है। पर जैसे अगर कोई गाड़ी नहीं बिक रही है तो उसकी वैसे ही वो जो वैल्यू है उसकी वो वैसी पड़ी पड़ी वहाँ पे कम हो रही है। तो एंड ऑफ द मंथ जैसे ही आप जाओगे तो उनको वो टारगेट पूरा करने का होता है। मान लो कि अल्टो मेरे को इस मंथ में 15 बेचनी थी और उसकी बिकी है अभी 8, तो इस करके वो थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेता। तो नेगोशिएट आपको वहाँ पता होना चाहिए पहले तो आपको कि नेगोशिएशन हो सकती है इसमें, तो आप वहाँ जाकर नेगोशिएट कर सकते हो कि आप जो भी मुझे एक्स्ट्रा जो भी आप बेनिफिट्स दे रहे हो, 20,000 का, 23,000 का होता है बोलते हैं ये सारे, तो उसमें आप मुझे 15,000 का दे दीजिए, आप बाकी अपने पास रख लीजिए। तो यही उनके पास भी यही टाइम होता है वो चीज़ कमाने का। तो इसलिए वो चीज़ उसमें फिर नेगोशिएशन कर लेते हैं। ओके। आपने मान लो गाड़ी का नेगोशिएशन कर लिया और वो 10-15 हज़ार, 12,000 के बीच में मान लो डील सेट हो गई है। ओके। तो आपको वो फोर्स करेगा कि आप यहाँ पे एसेसरीज डलवा लीजिए, आप यहाँ पे फाइनेंस करवा लीजिए, आप यहाँ पे इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप यहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग करवा लीजिए, आप यहाँ पे अंडर बॉडी रस्टिंग कोटिंग करवा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एसेसरी की बात करूँगा, मैं खुद मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एक्सेसरी जो हो गाड़ी की है वो आप शोरूम में ना डलवाएं, आप वो चीज़ बाहर डलवाएं, क्योंकि वो आपको हाफ़ रेट पर, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ हाफ़ रेट पर आपको वो एसेसरी जो है वो ईज़िली बाहर से परचेज़ हो जाएगी। दूसरा जैसे वो फाइनेंस करवाते हैं कि हाँ हमारे पास बैठे हुए हैं यहाँ पे बैंक के फाइनेंसर और वो फाइनेंस कर दें, तो आप बैंक के आप जो भी है वो बाहर से करिए, पहले ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके आइए। क्योंकि अगर आप फाइनेंस वहाँ से करवाते हो तो क्या होता है, वो आपको प्रेशर डालते हैं कि आप यहाँ से फाइनेंस करा दीजिए, आपका इतना हम इतना इंटरेस्ट देंगे, इतना। तो उससे फ़ायदा ये, उसके हमारा तो नुकसान है पर उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर वो फाइनेंस करते हैं तो
बैंक की तरफ से भी उनको कम से कम 12-15 हज़ार रुपया जो है उसके ऊपर उनको कमीशन रहता है कंपनी वालों को, कि हाँ अगर कंपनी की कोई गाड़ी फाइनेंस होती है तो वो कंपनी वालों को उतना कमीशन उसको देते हैं, तो इसलिए वो फोर्स करते हैं। तो आप बेटर है कि आप बाहर ये सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है वो बाहर से करके लाएँ। उसके बाद थर्ड चीज़ मैं बता रहा था कि इंश्योरेंस में भी उनको उसमें फ़ायदा होता है कंपनी वालों को, वो भी आपको फोर्स करेंगे कि इंश्योरेंस यहाँ से करवाइए। तो इंश्योरेंस में भी वो कम से कम हज़ारों में ही बात होती है कि वो भी इतने हज़ार कमा लेते हैं अगर आप वहाँ से इंश्योरेंस करवाते हो। तो आप कोई बात नहीं, आप वहाँ से इंश्योरेंस मत करवाइए, आप वहाँ से कुछ मत करवाइए, आप बाहर करवाइए, एसेसरीज़ आप बाहर से डलवाइए। एक दो एसेसरीज़ जैसे आप मैट ले लेते हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी एसेसरीज़ जो हैं वो आप बाहर से डलवाइए। तो ये तो था हमारा जो पहले से मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी जो सेल हो रही हैं। एक जो लेटेस्ट गाड़ियाँ जैसे टियागो आ रही है आजकल, या और गाड़ियाँ जैसे आई, तो उन गाड़ियों में क्या होता है, वो तो ऑलरेडी गाड़ियाँ जो हैं वो बुकिंग पे चलती हैं, तो उनके इस पे तो आप नेगोशिएशन कर ही नहीं पाओगे, तो इसमें तो नेगोशिएशन वाली बात बनती ही नहीं है। और थर्ड चीज़ जो मैंने बताई थी कि आप अपनी गाड़ी ट्रू वैल्यू में बेचने जा रहे हो, मान लो आपके पास मारुति की गाड़ी है और आप मारुति के शोरूम में ट्रू वैल्यू में उसको बेच रहे हो, तो जो भी वैल्यू वो आपको दे रहा है, तो ट्रू वैल्यू में अगर वो ख़रीदता है तो वो बहुत कम रेट पर आपसे ख़रीद रहा है, और वो इसलिए ख़रीद रहा है क्योंकि आप वहाँ से नई गाड़ी ख़रीदो, तो वो जो गाड़ी उसका स्टॉक रुका हुआ वो भी उसको बेचने की कोशिश करता है, तो उसको दोनों तरफ से फ़ायदा है। जो आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हो उसमें भी वो फ़ायदा कमाता है, और जो आप उनसे फिर नई गाड़ी खरीद रहे हो उसमें तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें भी वो फ़ायदा कमा ही रहा है। तो अगर आपको गाड़ी बेचनी है कहीं, तो आप जो है वो बाहर जेन्युइन तरीके से आप बाहर ही बेचें किसी को, तो उससे क्या होगा, जो भी आपको जो भी पैसा मिलता है वो आप फिर नई गाड़ी में उसको लगा सकते हैं। तो ये थी मेन बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। और आप ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि एंड ऑफ द मंथ आप जाएं और वहाँ पे जाकर ये पॉइंट्स रख कर कि आप जो भी हमें कंसेशन, जो भी हमें प्रॉफिट्स दे रहे हैं, 20,000 25,000 30,000, जो भी वो बताते हैं, उसके ऊपर आप मुझे इतना कम दे दीजिए और जो है बाकी आप रख लीजिए। तो उसमें वो कुछ हद तक जो है वो मान जाते हैं। और ये ज़्यादा आप नेगोशिएशन उन गाड़ियों पे करें जो काफ़ी टाइम से बनती हुई आ रही हैं और अभी भी सेल में है। जो फ्रेश गाड़ी है आपका, जैसे जो भी गाड़ियाँ अभी आ रही हैं ऑर्डर पे, उन पे आप बार्गेनिंग करने की सोचें भी ना। तो ये था दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।